बेटा बायोटेक्नोलॉजी में जब हम बायोटेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या बात आती है? तो बायोटेक्नोलॉजी में किसी भी चीज में बदलाव करना। किसी भी चीज में बदलाव करना, ऑर्गेनिज्म जी किसी भी चीज में नहीं, ऑर्गेनिज्म में बदलाव करना, है ना? जी सबसे पहले ये बात आती है। देखिए, अगर कोई जीवित प्राणी है, ऑर्गेनिज्म है, लिविंग बीइंग है, उसमें हम कैसे चेंज कर सकते हैं? हाउ कैन वी चेंज? क्या बदल कर चेंज किया जा सकता है? मेरा प्रश्न दोबारा सुनिए। अगर ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इट इज ऑर्गेनिज्म, ठीक है? मैं इसमें कोई चेंज चाह रहा हूं, तो हाउ इट इज पॉसिबल? जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्या होती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग, व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग? डीएनए और आरएनए में क्या चेंज करना? टू ऑल्टर डीएनए और आरएनए, यानी जेनेटिक मटेरियल, जो इसका जेनेटिक मटेरियल है, इसमें हम परिवर्तन कर दें, ऑल्टर कर दें इसे, ना? नेक्स्ट, महिमा। ये जेनेटिक मटेरियल में ऑल्ट्रेशन जो है, ये इसे करने पर इसका फिनोटाइपिक चेंज हो जाएगा, है ना? और जो हम वांटेड है, जो हम इसमें चाह रहे हैं, वो हमें प्राप्त हो जाएगा, है? ये प्रोसेस क्या कहला? इस प्रोसेस को क्या कहा हमने? इतनी बात को क्या कहा? इसका हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग। बैठो। जेनेटिक इंजीनियरिंग को करने के लिए, ये सब प्रोसेस करने के लिए किसी और चीज की भी जरूरत पड़ेगी क्या हमें? ये हमारा प्रोसेस सक्सेस हो जाए, इसमें कोई रुकावट ना आए, दोबारा सुनो प्रश्न। ये पूरा प्रोसेस हमारा सक्सेस हो जाए, जो हमने कर दिया, जो हमने कर दिया, कर चुके हम, जो जो चाहिए था वो सब। इसके लिए क्या कुछ और भी चीज हमें करनी चाहिए? क्यों? वो मैं कर चुका हूं। अभी उनकी जिक्र कैसे की, मैंने ये नहीं पूछा कि मैं कैसे करूंगा इसे। मैंने पूछा इसे करने के लिए ये हम कर चुके हैं, इसके लिए क्या कुछ और भी चाहिए? मुझे एनवायरनमेंट को कुछ चेंज चाहिए? मेरा आशय यहाँ है, स्टेलाइजेशन चाहिए, क्योंकि जो मैं ये पूरा प्रोसेस करूं, तो इसके लिए मेरा पूरा प्रोसेस जो है क्या रहे? स्टेलाइज रहे, उसमें कोई अनवांटेड जर्म्स क्रिएट ऑर्गेनिज्म ना आए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। इट इज पॉसिबल बाय बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग। बैठो। ट्रेडिशनली जो हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे, ट्रेडिशनल यानी, और अब हम लेटेस्ट बायोटेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, क्या बेसिक अंतर दिखाई देता है? कुछ बेसिक परिवर्तन दिखाई देता है, अंतर दिखाई देता है ट्रेडिशनल में और वर्तमान में? ये सब मैं वो चीजें पूछ रहा हूं जो मैं करा चुका हूं, एक्स्ट्रा आपसे कुछ नहीं पूछ रहा हूं। वहीं से प्रश्न निकालूंगा सारे आपके निट के। अगली स्टूडेंट, बेटा कुछ अंतर दिखता है जो हम ट्रेडिशनली करते हैं और वर्तमान में करते हैं बायोटेक्नोलॉजी? कोई अंतर दिखाई देता है?
ट्रेडिशनली हम जानते हैं दूध से दही जमा लिया, है ना, अल्कोहल बना लिया हमने। वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। तो इस पूरे प्रोसेस में कोई अंतर दिखता है क्या? कौन बच्चा बताएगा ये क्या अंतर दिखता है? हैं? नहीं, बेसिक अंतर क्या दिखता है? देखो, किसी भी बायोटेक इंजीनियरिंग का जो रिजल्ट है, उसका मतलब क्या है कि भाई जो भी कुछ हमने बनाया है, जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, वो ज्यादा बने, शुद्ध बने, ज्यादा बने, अनवांटेड चीजें उसमें ना हो, फास्ट बने, तेजी के साथ बने, है ना। तो यही बेसिक अंतर आया, यही बेसिक अंतर आया है। ठीक है, बैठो, अभी स्टूडेंट खड़ी हो जाए। अब हम आते हैं, मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग करनी है, तो सबसे पहले मुझे क्या चीज निर्धारित करनी पड़ेगी? कोई भी मुझे जेनेटिक इंजीनियरिंग किसमें करना है, कोई परिवर्तन करना है, तो सबसे पहले मुझे क्या सोचना पड़ेगा? मान लिया ये कोई प्राणी है, इसमें मैं कोई चेंज चाहता हूं, तो सबसे पहले मुझे क्या सोचना पड़ेगा? खोल दो, वो बच्चे आ रहे हैं। और भी है कुछ? सर आ रहे हैं, कुछ कहा हेलो, सबसे पहले आपको, हाँ, जो भी मन में आ रहा है, डिजायर, कैरेक्टर, भाई सबसे पहले तो हम वो देखेंगे क्या चाह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमारा यही होगा, अगर मैं किसमें चेंज चाह रहा हूं, तो क्या चेंज चाह रहा हूं मैं, क्या डिजायर है मेरी? सबसे पहला पॉइंट तो वही आएगा कि नहीं, या नहीं आएगा? सपोज कीजिए एक जेलीफिश है जो ग्लो करती है, क्या करती है, ग्लो करती है, चमकती है समुद्र में, और एक फ्रॉग में मैं चाहता हूं कि ये भी चमके। तो सबसे पहला मेरा डिजायर कैरेक्टर क्या हुआ, ग्लोइंग, ये हुआ। और उसके जब ग्लोइंग देखू सोचूंगा मैं, तो ग्लोइंग के बारे में क्या सोचूंगा कि भैया मुझे पता है हर एक करेक्टर एक जीन के द्वारा कंट्रोल है, हर एक करेक्टर एक जीन के द्वारा, तो मैं वो जीन ढूंढूंगा जिसे मैं कहता हूं डिजायर। क्या कहता हूं? तो सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, डिजायर कैरेक्टर या चेन या डिजायर जीन। सर ढूंढेंगे तो डीएनए में ना। ये बाद में आएगी बात, कहाँ ढूंढेंगे, कहाँ ढूंढने, कहाँ है, हमें क्या पता कहाँ है। मान लिया ग्लो कर रहा है, तो मुझे क्या पता कहाँ है वो। सबसे पहले तो मुझे उसकी ग्लोइंग ने अट्रैक्ट किया कि मुझे इसकी ग्लोइंग चाहिए। क्या चाहिए? अब वो है कहाँ, ये सेकंड थिंग है। ये कहाँ है, सेकंड थिंग। ये तो सबको पता है कि डीएनए में है, ये तो सबको पता है कि कोई ना कोई कैरेक्टर कहाँ है, डीएनए में। तो सबसे पहले मेरे पास डिजायर तो होना चाहिए। एक गाय है, मैं गाय में देखना चाह रहा हूँ, यार इस गाय के सींग बड़े अच्छे हैं, ये सींग सब गाय में हूं, तो मेरा डिजायर कैरेक्टर क्या हो गया, सींग। अब मुझे पता है सींग का कैरेक्टर कहीं ना कहीं, इतनी बायोलॉजी तो सब जानते हैं कि भाई कहीं ना कहीं वो जीन में ही आएगी, है ना। कहाँ आएगी, जीन में आएगी। बैठो, इसका सही जवाब था। ये बच्चा वहीं तक पहुंच गया जहां तक पहुंचना चाहिए। ये भी ठीक बोल रहा था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा, इसने ज्यादा बड़ी बात कही, टू द पॉइंट कहना है ना। बैठ, हमने डिजायर जीन की पहचान करनी है। किसकी पहचान करनी है, डिजायर जीन की पहचान करनी है। इस डिजायर जीन को जो हमें चाहिए, उसे क्या करना होता है, क्या करना होता है? मोटी बात तो ये है कि इसे करना है कि जिसमें चाहिए उसमें ट्रांसफर करना होगा, जिसमें चाहिए उसमें ट्रांसफर करना है। ठीक है बच्चे, अब ये बच्ची बोल रही थी, अब इस बच्ची की बात शुरू होती, अब आपकी बात शुरू होती है।
कि हमें वो डिजायर जीन हमें पता लग गया कि भैया कहाँ है, डीएनए में है जीन। तो क्या करें सबसे पहले? सबसे पहले क्या करेंगे बस बताओ आप? कट करेंगे। डीएनए कहाँ होता है? डीएनए कहाँ होता है? डीएनए है क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम है न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस है सेल के अंदर। तो हम डीएनए को सेल के अंदर कैसे कट कर दें? सपोज कीजिए ये बेटा डीएनए है, ये डीएनए रखा है, और यहां पर मेरा ये डिजायर जीन है ना? तो मैं सबसे पहले क्या इसे कट कर दूंगा? अगर कोई चीज आपको काटनी है तो वो काटने वाली चीज आपके हाथ में होनी चाहिए, तभी आप प्रॉपर काट पाएंगे। हैं? किससे काटेंगे ये नहीं है मेरा प्रश्न। सबसे पहले आप जो डिजायर जीन है उसे लेने की कोशिश करेंगे। आपने कहा उसे काटेंगे, ठीक है काटेंगे, लेकिन किसमें से काटेंगे? डीएनए में से। अब डीएनए में से काटने के लिए मेरे पास तो ये मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है, और ऑर्गेनेल्स भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले मुझे मेरे हाथ में क्या होना चाहिए काटने के लिए? सीजर। और दूसरे नंबर पे वो केवल डीएनए को काटेगा। आपने कहा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम केवल किसको काटेगा? लेकिन डीएनए से पहले तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जिस क्रोमोसोम पे लगा हुआ है उसकी प्रोटीन है, उन्हें कैसे काटूं? समझे नहीं बात को? सबसे पहले तो वो हैं, उन्हें कैसे काटूं? यही तो कल समझाया हमने। कल हमने अपने लेक्चर में यही तो बात आपको कही है। सबसे पहले हमें करना है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। क्या करना है? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। डीएनए को आइसोलेट करना है, अलग थलग करना है। आइसोलेशन ऑफ डीएनए ये सीजर चलेगी जरूर, लेकिन उससे पहले हमें डीएनए को आइसोलेट करना है, डीएनए को अलग करना है। महिमा कैसे होगा ये डीएनए अलग? कैसे करेंगे हम इसे अलग डीएनए को? हाँ, आइसोलेशन ऑफ डीएनए कैसे करेंगे? व्हाट इज दिस हैपनिंग? बायोटेक्नोलॉजी में से 7-8 सवाल आते हैं। ये बात सोच के समझ लो, दो में से 7-8 सवाल आएंगे निट में, और आपकी रेस्पॉन्स इतने महत्वपूर्ण सवाल पे खामोशी की है। तो डीएनए एंजाइम से करेंगे आइसोलेट। डीएनए तो डीएनए को खा जाएगा। डीएनए छोड़ के बाकी सारे एंजाइम को, कौन कौन से? जैसे कि सेल सेल उससे बनी होगी जिससे उसने लाइगेज तो चिपकाना है ना। हाँ, पहुंच तो सही रही हो, धीरे धीरे आप आ तो रही हो सही पे। जैसे उसमें सेल हम ये देखेंगे कि वो डीएनए हमें किस सोर्स से लेना है। अगर वो बैक्टीरिया है तो लाइसोजाइम, अगर वो प्लांट सेल है तो सेलुलेज, अगर वो अगर वो फंगल सेल है तो है कार्टिलेज। कार्टिलेज तो ह्यूमन में होती है, काइटिनेज। अगर वो फंगल सेल है तो उसकी सेल वॉल बनी है काइटिन की, तो हम लेंगे काइटिनेज। इनसे सेल की उस स्ट्रक्चर को हम डिसोल्व करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद डीएनए तो जुड़ा हुआ है प्रोटीन के साथ, तो क्या करेंगे? प्रोटीएज। लेकिन वहां पे आरएनए भी हो सकता है, तो आरएनएज। इन सब से इस सेल को ट्रीट करेंगे। बैठो, ट्रीट कर लिया। अब कौन बच गया शेष?
डीएनए। अब क्या करें उसका? आइसोलेट हो गया, उसमें से वो कट कर लो, रेस्ट्रिक्शन कट कैसे कर लेंगे? अभी आइसोलेट कहाँ हुआ? अभी तो वो हटे बाकी चीजें। इतनी आसान थोड़ा ना हटा। अभी तो आपने बाकी चीजें हटाई हैं, डाइजेस्ट करी है। अभी साइटोप्लाज्म बचा हुआ है, अभी तो बचा हुआ ना सब कुछ। अब उसे क्या करें? डीएनए के जो इलेक्ट्रोफोरेसिस। नो, इलेक्ट्रोफोरेसिस तो कटिंग के बाद होगा, अभी तो काटा ही नहीं हमने। अब क्या करेंगे? कल पढ़ाया था नहीं, याद रहा कुछ? सुना ध्यान से। क्या डाल? कोई चीज है। हैं? गलत गलत क्या हो रहा है? गलत जा नहीं, रहे हो तुम रास्ते पे। गलत। क्या करेंगे बताओ? कौन बताया? किसे पता है? नहीं, वो तो बात की चीज है, वो तो बात की चीज है। हैं? लाजमी अभी डीएनए आपके हाथ में आया नहीं है, अब आप उसमें चिल्ड अल्कोहल डालेंगे। हाँ क्या डालेंगे? चिल्ड इथाइल अल्कोहल डालेंगे। क्या डालेंगे? चिल्ड इथाइल अल्कोहल, और यू कैन से चिल्ड इथेनॉल डालेंगे। क्या डालेंगे? चिल्ड अल्कोहल। पढ़ नहीं रहे हो? बायोटेक्नोलॉजी सिर पे से चली जाएगी, है ना? पढ़ तो रहे। सोचो क्या होगा। चिल्ड, बैठो। चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या होगा? चिल्ड इथेनॉल डालने से क्या होगा डीएनए का? वो एक तरह से प्रेसिपिटेट हो जाएगा। देखो, अल्कोहल पे है कोई चार्ज नहीं है, और अल्कोहल पे कोई चार्ज नहीं है, जबकि डीएनए के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ठीक है? तो डीएनए के जितने भी फाइबर्स हैं, जितने भी सूत्र हैं, वो पास पास आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। और जब वो इकट्ठे हो जाएंगे तब हम क्या करेंगे? उसकी कैसे सेपरेट करेंगे? उस प्रोसेस का क्या नाम है जिस प्रोसेस के द्वारा हम डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं? कौन बताएगा? ये भी कल बताया हमने। उस प्रोसेस का क्या नाम है जिसमें हम डीएनए को सेपरेट कर लेते हैं उसमें से? इल्यूजन? नो, नो। यहां पे उसे कहते हैं स्पूलिंग। स्पूलिंग। क्या कहते हैं? स्पूलिंग। हम कांच की या लकड़ी की एक छड़ लेंगे और उस पर उस डीएनए के को लपेट लेंगे। कोई चीज पानी में होती है ना, और आपको लेनी होती है, तो आप क्या करते हैं? एक एक स्टिक डालते हैं और उसके चारों तरफ लपेटने की कोशिश करते हैं कि वो चीज निपट जाए, इसमें चिपक जाएगी इस तरह से। तो इट इज नोन एज स्पूलिंग। अब स्पूलिंग करके हमारे पास आ गया क्या? डीएनए आइसोलेट होके आ गया, हमारी टेस्ट ट्यूब में डीएनए आ गया। ये डीएनए आ गया, लेकिन डिजायर जीन तो अब इस पूरा डीएनए थोड़ा ना चाहिए। क्या चाहिए? डीएनए चाहिए पूरा, इसका एक हिस्सा चाहिए। अब यहां पे जाके अब मैं कैंची लाऊं तो डीएनए को काट पाऊंगा, क्योंकि उससे पहले तो कैंची नहीं चलती, है ना? अब हम कैंची लेकर आए हैं मॉलिक्यूलर सीजर्स, और ये क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं। क्या नाम होता है बेटा इनका? सारा तू ही बताएगा, इन्हें बताने दे। चलो बता दे, तू बता। क्या कहते हैं भाई इन्हें? कल तो तू था, परसों भी था, नहीं था? चल साजियो था, झूठ बोल रहा। चला गया ये? नहीं चला हाँ, गया था। आप बताओ क्या कहते हैं इन्हें? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने प्रकार के हैं? कौन कौन से? एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सो न्यूक्लियस। ठीक। कहाँ खोजे गए थे ये पहले? कैसे पता लगा था इन एंजाइम का?
कौन बताएगा? किसको याद है? 1972 कब नहीं, मैंने नहीं कहा कब, मैंने सर ने पूछा। साल्मोनेला टाइफी साल्मोनेला, उसमें तो रिकम्बेंट डीएनए खोजा गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है ना। एंडोन्यूक्लियस की बात हो रही है। हाँ, बैक्टीरियोफॉज जो है, बैक्टीरियोफॉज जब हमला करता है बैक्टीरिया के ऊपर, ई कोलाई के ऊपर, तो वो दो तरह के एंजाइम बनाता है। एक वो जो उसके डीएनए को कट करते हैं, एक वो जिनमें मिथाइल ग्रुप होता है? एक वो जो डीएनए को क्या करते हैं, कट करते हैं, और एक वो जिनमें मिथाइल ग्रुप होते हैं। जो डीएनए को कट करते हैं जिससे कि वो बैक्टीरियोफेज से बच सके इस्चीरिया कोलाई, वही डीएनए को कट करने वाले एंजाइम ही क्या है? रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम। क्या है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है। और ये कितने प्रकार के हैं? तो कौन कौन से? इनका काम क्या है? डीएनए को काटना। इनका काम है डीएनए को काटना। डीएनए को क्या करते हैं? कट करते हैं। कैसे कट कर सकते हैं ये? रिकॉग्निशन साइट से कर, बीच से जो करते हैं उन्हें हम कहते हैं एंडो, और जो सिरों से करते हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सो। ये जो एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम है बच्चे, यस सर। जो दो प्रकार के फर्दर हैं, ये बनाए जाते हैं, है ना। ये बच्चा खड़ा हो जाए बीच में कभी। हाँ, सबसे पहला एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम जो प्राप्त किया गया था वो कौन सा था? बोलो जल्दी। हैं? कौन सा था? ये देख लो। यही था। यही था। बिल्कुल अमिताभ बच्चन वाली वीडियो तो इस बच्चे ने कहा हिंड सेकंड, है ना। अब इसके अलावा और भी रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम हैं। लगभग कितने रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम हम खोज चुके हैं, अब तक बना चुके हैं? 900। और ये रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम किनसे तैयार होते हैं? हाँ? किससे? बैक्टीरिया से तैयार होते हैं। किससे तैयार होते हैं? बैक्टीरिया से तैयार होते हैं ये। हाँ, किससे तैयार होते हैं? बैक्टीरिया से, है ना। किससे तैयार होते हैं? तो 900 एंजाइम है, तो 900 ही बैक्टीरिया से तैयार हुए होंगे, नहीं? तो कितने? 230। देखो ये हिंड सेकंड है तो हिंड फर्स्ट भी होगा, है ना। तो और भी कई निकले होंगे, तो यानी एक से कई निकल सकते हैं स्टेन से। ठीक है, 230। उनका नंबर कितना है? 230। अब ये जो रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम है गुंजन, खड़े हो जाओ, ये जो हिंड सेकंड है, ये नाम कहां से आया और कैसे आया? इसके नाम के कितने हिस्से दिखाई दे रहे हैं आप? 4। एक पहला हिस्सा जो कैपिटल लेटर से लिखा है मैंने, दूसरा हिस्सा जो स्मॉल लेटर से लिखा है, एक और हिस्सा, और एक मैंने रोमन में लिखा है। ये 4 हिस्से आपको दिखाई हैं? ठीक है। ये जो पहला हिस्सा है ये क्या बताता है? जीनस। किसकी जीनस? किसकी जीनस?
हैं? जिससे लिया गया है सर जिस बैक्टीरिया से इसे प्राप्त किया गया है, जिस बैक्टीरिया से इसे प्राप्त किया गया है। बैठ जाओ, तुम्हारा काम समाप्त। सैनी जी, इसे किस बैक्टीरिया से प्राप्त किया गया है? उसकी जीनस क्या है? H4 H4 मेरे तो कॉपी है ना कि कुछ और बनाओ। चलो कोई बात नहीं, बहस मत करो। ये बहुत बहस कर रहे हैं वैसे दोनों अगर इतना होता तो एकदम बता देते। कौन बताएगा नाम इसका? हाँ हाँ, हीमोफिलस है इसका। ये कौन है? हीमोफिलस। किससे है? हीमोफिलस। और बैठ जाओ सनी जी, बैठ जाओ। आईएन से क्या मतलब है? इन्फ्लुएंजी। आईएन से क्या है? इन्फ्लुएंजा। बैठो। बी क्या बता रहा है? हैं? बी क्या है ये? बी की फुल फॉर्म क्या है? बी की फुल फॉर्म क्या है? नहीं पता? आगे बताना चाहूंगा आज बता हो जाएगा ना, सही बता दिया। हाँ सही बोल भाई, डर क्यों था? गलत क्या है ये? इससे स्ट्रेन है ये। स्ट्रेन का मतलब क्या है? स्ट्रेन का मतलब ये है कि भैया ये हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है। इसके कुछ अलग अलग हमें बैक्टीरिया दिखाई दिए। हमने एक बैक्टीरिया कहा ये ए स्ट्रेन है, दूसरे को कह दिया ये बी स्ट्रेन है, तीसरे को कह दिया ये सी है, इसे कह दिया डी है, ये ई है। इस तरह से स्ट्रेन है बैक्टीरिया के, और उनमें से जिस बैक्टीरिया से निकला, ये डी वाले से निकाला हमने, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा के जो स्ट्रेन डी था, उससे हमने ये एंडोन्यूक्लियस एंजाइम निकाला, है ना? यस सर। तो फिर ये सेकंड क्या है? ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट। ऑर्डर है। क्या है? ऑर्डर ऑफ और ये हमेशा ग्रीक लेटर। ये ज्यादा सही रहेगा लिखना, या ये ज्यादा सही है, या दोनों में से कुछ भी लिख दो, ठीक है? ये ज्यादा सही है। हैं? भाई हैंड सेकंड, हैंड सेकंड। तो रोमन नंबर में और अगर हम इसमें लिखे तो ये गलत तो गलत है, क्योंकि नोमेनक्लेचर में ये हमेशा रोमन नंबर में ही आना चाहिए। ये किस में आना चाहिए? रोमन नंबर में ही आना चाहिए। ठीक है। क्लियर हुई बात? समझ में आया? अच्छा, अब ये जो एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है, ये डीएनए को काटेंगे ना। हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमारा वो आइसोलेटेड डीएनए ये पड़ा हुआ है, और इसमें हमने एंडोन्यूक्लियस एंजाइम डाल दिया। अब ये क्या करेगा? इस डीएनए को क्या करेगा? कैसे काटेगा इस? पैलिंड्रोम सीक्वेंस वो इस डीएनए को सबसे पहले स्कैन करेगा। स्कैन करने में ये कहा क्या चीज खोजेगा? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस खोजेगा। और जहां जहां इसे पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस मिलेंगी, ये नहीं कि एक ही जगह मिलेंगी, बहुत जगह मिलेंगी इसे, वहां वहां से इस डीएनए को क्या कर देगा? कट कर देगा। क्या कर देगा? कट कर देगा। ठीक है। अब डीएनए के बहुत सारे कटा हुआ डीएनए इस टेस्ट ट्यूब के अंदर है, और ये सारा प्रोसेस कहां किया जाता है? इन विट्रो। ठीक है ना? अब आपका जो डिजायर जीन है, आपको पता ही इस कटे हुए हिस्से में यहां है ना? अब आप ये कैसे अलग करोगे? जिससे पूछूंगा वो बोले। अब हम इसे पिक आउट करना है, इसे कैसे अलग करेंगे? वेरी गुड। हम यूज करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। बैठो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में
हम कौन सा जेल लेते हैं? कोई बात, बोलो जल्दी बोलते रहो। हैं? एग्रोज जेल। ये जेल कहाँ से मिलता है हमें? इसका सोर्स क्या है? खड़े हो जाओ, बिना बुक के बोलना। जिस दिन सीख जाओगे समझ लो याद कर लिया। कहाँ से मिलता है ये? कितने बच्चों को पता है कहाँ से मिलता है ये? यस, सी वीड से मिलेगा ये। सी वीड से हम इसे प्राप्त करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस में। और ये जेल क्या काम करता है? जेल तुम बताओ, मुश्किल है थोड़ा सा सवाल। ये जेल क्या काम करता है? इसका काम क्या है? सर जो डीएनए है, सबसे छोटे वाला डीएनए, सर वो पूरा प्रोसेस बताना है क्या? नहीं, इसका जेल का काम क्या है? जेल अकेला क्या करेगा? अकेला जेल क्या काम करेगा? कोई बच्चा बताएगा? जेल है, जेल तो जानते हैं ना कैसा होता है। सोल्यूशन नहीं है, जेल है। ये जमेगा भी, और जब ये जमेगा तो इसमें छोटे छोटे छिद्र भी होंगे। वेरी गुड। इसका काम है शेविंग, छानेगा ये। कैसे छानेगा ये? इसमें छाने में एक्टिव छनाई है, यानी कि इलेक्ट्रिक के हिसाब से डीएनए चलेगा और इनके छिद्रों में से पार होकर निकलेगा। स्पीड जो कम हो, जो छोटा होगा तो उन पोर से आराम से निकल जाएगा, तेज होगी उसकी स्पीड। और मॉलिक्यूल बड़ा होगा तो धीरे धीरे निकलेगा, उसकी स्पीड कम है। अब आई बात समझ में है नहीं? जेल का काम क्या हुआ? शेविंग प्रोसेस लिखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में शेविंग लिखा हुआ होगा, आपको देखेंगे कि वो छानने के प्रोसेस से कोई यहाँ पे तुम्हारे ज्ञान का कोई मुकाबला भी नहीं हो रहा। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन होगा, अभी मतलब है ना। अभी नोक झोंक मत कीजिएगा। इस दिन मैं टेस्ट लूंगा, इस बार टेस्ट जो है बहुत बढ़िया तरह से लिया जाएगा। सर आप क्या रखा अभी? अजी आप चुप हो जाओ ना। हो जाएगा, कल होगी इस पे बात, हो जाएगा। तुम थे कल ले लेता मैं तो फिर तो बड़ी खा रही आज ओढ़नी है, आज ओढ़नी है। अरे गेट बैठो। हाँ, तो भाई इस जेल का काम है वो शेविंग करके डीएनए के डिजायर डीएनए को हमें छानने। लेकिन डीएनए मूव क्यों करेगा भाई? कैसे छनेगा इसमें से? क्या हम ऊपर से डीएनए लेके डालें उसके ऊपर? नहीं। तो क्या प्रोसेस अपनाना पड़ेगा हमें? इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रक्रिया में क्या करना पड़ेगा हमें? हमें मूवमेंट कैसे देना पड़ेगा डीएनए को? बाय इलेक्ट्रिक करंट। बाय इलेक्ट्रिक, एक बर्तन है, बर्तन में हमने जेल डाल दिया, और जेल जब जमने की कगार पे होता है उससे पहले ही हमने कंघी ली, कंघी नुमा एक बर्तन लिया, वो इंस्ट्रूमेंट लिया इस तरह का, और उसे इसमें गाड़। तो इससे क्या होगा? इसके छोटे छोटे गड्ढे हो जाएंगे जिन्हें हम वेल कहेंगे। इसमें हम ये डीएनए जो हमने सेपरेट किया है ये इसमें पोर्ट कर देंगे। देन तब हम इसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे। डीएनए के मॉलिक्यूल कौन सा चार्ज होता है गुंजन? पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव? नेगेटिव। क्यों नेगेटिव चार्ज कहाँ है? देखो उसमें नाइट्रोजन बेस है, उसमें डीऑक्सीरिबोस शुगर है ना। तो सब ऑर्गेनिक है, तो नेगेटिव कहाँ से आ गया इसमें? कौन है? फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। तो उसमें फॉस्फेट समूह है। कौन सा समूह है? फॉस्फेट समूह है। और इस फॉस्फेट समूह के कारण ये कैसा हो जाएगा? नेगेटिवली चार्ज होगा,
और जब हम इलेक्ट्रिक करंट इसमें दौड़ाएंगे तो क्या होगा डीएनए का, तू बता। जितनी बार बोलेगा उतनी बार सवाल आएगा। खड़ा हो जा, शर्मा कहाँ बोल रहा यहाँ जाके सबसे अगली सीट पे आ जा, सबसे आगे आ जा। समझ में नहीं आ रहा। हाँ, अब बताओ, जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे डीएनए का क्या होगा? क्यों? छोटे डीएनए मूव क्यों करेगा? इलेक्ट्रोफोर्सिस में करेगा मूव। किस तरफ मूव करेगा वो? छोटे हैं? हैं? जेल तो सारे में फैला पड़ा है भाई। एक बर्तन है, बर्तन के अंदर जेल है, दो सिरे थे। एक ट्रे मान ले, एक ट्रे है, ट्रे में एक साइड में हमने डीएनए रख दिया है, बीच में जेल भरा हुआ है उसमें। अब वो डीएनए एक सिरे से दूसरे सिरे पे मूव क्यों करेगा? प्रश्न ये है। अगर ये याद हो जाएगा तो अपना याद हो जाएगा ये पॉइंट, ये थ्योरी याद हो जाएगी। अगर इस पॉइंट को पकड़ के रखोगे तो डीएनए पे कैसा चार्ज बताया, उसका फायदा क्या लेंगे हम, ये बताओ। नेगेटिव किस तरफ भागता है? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। वो तभी तो भागेगा जब हम इलेक्ट्रोड को भी चालू करेंगे, उन पे चार्ज लाएंगे। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रिक करंट दौड़ाएंगे, ये नेगेटिव चार्ज नेगेटिव से दूर भागेगा और किस तरफ भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो सारे भाग के इधर आ जाएंगे। फिर पहले सारे इधर थे, सारे इधर आ गए, तो मुझे क्या फायदा हुआ? मैं छांटू कैसे? जो छोटे वाले चुप, मोटे क्यों बोले? तू बता दे बेटा भाई, तू क्यों नहीं बोल रहा? तू क्यों बोल रहा? अरे बीच में क्रॉस टॉक मत करो बिल्कुल भी। अगर आता है तो बोलो, नहीं तो चुपचाप हो बस। तू बता बच्ची, क्या कैसे जाएगा ये डीएनए? वेक्टर कहां से आ गया बेटा? अभी डीएनए इधर से इधर जा रहा है। देखो, डीएनए इधर से इधर मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं है। इसमें मैंने बता दिया, वैसे आंसर पहले भी हो चुका डिस्कस, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा हूँ उस बात को कि तुम्हें पता हो। क्वेश्चन ये है बेटा, डीएनए इन बैल में रखा हुआ है, बीच में जेल भरा हुआ है। अब हमने इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा दिया, अब डीएनए मूव करेगा। अब मेरा जो डिजायर जीन था वो भी एक डीएनए के टुकड़े के ऊपर है, तो मुझे वो टुकड़ा कैसे मिलेगा? मैंने कहा, आपने इस बच्चे से पूछा सवाल, इसने कहा जी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा लो, मिल जाएगा आपको। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होगा कि वो मुझे मिलेगा? सर वो जो जीन है ना वो इतना छोटा है, उससे हाँ, तो ये चार्ज बोल लो, यही तो मैं चाह रहा हूँ कि जो जितना डीएनए छोटा होगा वो इतना फास्ट मूव करके आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। जितना छोटा होगा उतना फास्ट मूव करके क्या बढ़ेगा? साइज के ऊपर डीएनए की स्पीड तय होती है। साइज के ऊपर डीएनए की स्पीड तय होती है। तो कहीं से मिलेगा? साइज। जो छोटा होगा वो सबसे आगे, जो बड़े हैं वो पीछे रह जाएंगे डीएनए। तो मेरा डिजायर डीएनए सबसे छोटा है, तो सबसे क्या होगा? आगे होगा। वो सबसे पहले पहुंच जाएगा इलेक्ट्रोड के पास, तो मैं उसे पिक आउट कर लूंगा कि मेरा डिजायर जीन यही है। अब मुझे डिजायर जीन मेरे हाथ में आ गया, बैठ जाओ। आ गया? इतना समझिए सब बच्चे। अब मैं इस डिजायर जीन का क्या करूं? अब डिजायर जीन तो आ गया मुझे, अब इस डिजायर जीन का क्या करूं मैं? देखेंगे उसे। पेन करेंगे शायद। मैं अभी से ध्यान नहीं क्या मैं उसे पिक आउट कर लूंगा? नहीं कर सकता। क्या करूंगा? स्टेन करूंगा। स्टेन करने के लिए मुझे एक केमिकल का यूज करना पड़ेगा। स्टेन करने के लिए मुझे एक केमिकल का यूज करना पड़ेगा। कितने बच्चों को उस केमिकल का नाम याद है? हाँ, फिर से नहीं पूछो। इथीडियम ब्रोमाइड, ETHBr2, ETHBr2, इथीडियम ब्रोमाइड का यूज करते हैं। इथीडियम ब्रोमाइड के यूज करने से बेटा वो बच्ची, हाँ समझ में आ रहा है? पहले तो बताओ, इतना समझ में आ रहा है? जितना आज समझाया, ये मैं रिवाइज इसलिए करा रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये प्रोसेस आपको आर्टिफिशियल लग सकता है, इसलिए 2-3 बार मैं इसे रिवाइज कर रहा हूँ इस लेसन को। इथीडियम ब्रोमाइड दे देगा, इथीडियम ब्रोमाइड से स्टेन करते डीएनए में दिखने लगेगा, किस रंग का दिखाई देगा? हाँ, और एक गलत, वो गलत। हाँ, अल्ट्रा जब तक अल्ट्रावायलेट रेंज में नहीं हमें वो ऑरेंज दिखाई
नहीं देगा। अल्ट्रावायलेट रेस में तो ऑरेंज की हाँ, इस लाइट में दिखाई देगा, मुझे अल्ट्रावायलेट रेज डालनी पड़ेगी, उसमें तो ऑरेंज में दिखेगा ना सर तब ऑरेंज दिखाई देगा अल्ट्रावायलेट में। तब अल्ट्रावायलेट में कैसा दिखाई देगा मुझे? चार मिनट को आ रहे हैं, ऑरेंज दिखाई देगा। अभी रुको, उसको ध्यान नहीं अगला सवाल। इसमें देखो यहीं पे सवाल बहुत सारे हैं, यहीं पे प्रश्न बहुत सारे हैं। अब बैठो, इतना समझ में आ गया? यस सर। हम उसमें इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करेंगे। इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेनिंग तो हालांकि पहले ही हो चुकी होती है, इसमें जब हम डीएनए डालते हैं इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन कर चुके होते हैं उसे, लेकिन फिर अल्ट्रावायलेट रेज में हम उसे देखते हैं तो हमें ऑरेंज कलर में हमारा डीएनए भी दिख जाएगा। यस सर। अब डीएनए को क्या करना पड़ेगा मुझे? डीएनए कहाँ है? वो बच्ची खड़ी हो, वो डीएनए कहाँ है? फिलहाल वो डीएनए कहाँ है? देखो ये पूरा प्रोसेस बता दिया, वो डीएनए कहाँ है? टेस्ट ट्यूब में नहीं है अभी, अभी तो इसमें जेल में ही पड़ा हुआ है, स्प्रे में ही पड़ा हुआ है ना? अब मुझे कैसे निकालूं उसे? कैसे निकालूं ये? चलो वो बता दो, उस प्रोसेस का नाम बता दो जिस प्रोसेस के द्वारा मैं जिसे सेपरेट कर लूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ, सर स्टेन करने का इथिडियम स्टेन तो हो चुका, उसका अब बहुत आगे बढ़ गए हम, स्टेन से तो आगे बढ़ गए हम, ध्यान भी है स्टेन से बेटा आगे बढ़ चुके हैं हम, तो हमें स्टेन भी कर लिया, ऑरेंज दिख भी गया। अब मुझे उसे अलग करना है। अरे उसकी हलवा थोड़ी ना है हाँ, इल्यूजन करेंगे, उसे कट करके निकालेंगे, और ये प्रोसेस, पावर का हाँ, ये कट प्रोसेस कहता है इल्यूजन। बैठो, क्या कहलाता है? इल्यूजन। अब जाके आपकी टेस्ट ट्यूब में वो डीएनए आया है, डिजायर डीएनए आया है, आ गया। यस सर। अब मुझे देखो, हम चले थे, मुझे एक जेली फिश में दिखाई दिया, उसका ग्लो जीन है, ग्लो रंग है, मैं वो मेंढक में चाहता हूं, मैंने वो जीन निकाल लिया है, यानी अब टेस्ट ट्यूब में आ गया। इसके बाद क्या करें फिर? इसके बाद क्या करेंगे? क्लोनिंग नहीं, इसके बाद क्या करेंगे? देखा है फिर। अच्छा, अरे हाँ, क्या करेंगे? जल्दी बोलो, क्या करेंगे? आज मैं सुनने पे ज्यादा फोकस है। हमारे पास टेस्ट ट्यूब में डीएनए आ गया है, टेस्ट ट्यूब में डीएनए, डिजायर जीन आ गया, डीएनए क्या, डिजायर जीन का वो टुकड़ा आ गया है। अब उसका हमें क्या करना है, ये प्रश्न मेरा नेक्स्ट है। आज बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बाय स्टूडेंट चल रहा है, बाय स्टूडेंट। अभी मैंने नया कुछ नहीं पढ़ा है, अभी जो कल पढ़ाया था वो रिवाइज करा रहा हूं बच्चों से। अब हम यहां तक पहुंच गए हैं कि हमारा जो डीएनए है वो हमने आइसोलेट कर लिया पूरी तरह से, और वो है टेस्ट ट्यूब के भीतर। अब उससे अगला प्रोसेस पे हम अटक गए हैं, अब हम क्या करें? क्लोनिंग। अब हम जाएंगे वेक्टर के पास। अब हमें चाहिए एक वेक्टर, क्या चाहिए? जिसमें हम उस वेक्टर के जो प्लाज्मिड है उसमें हम इस डिजायर जीन को चिपका सकें, और ये डिजायर जीन जिसमें हम चाह रहे चेंज हो, वेक्टर उसमें लेकर जा सके। देखो, हमने आपको बायोटेक्नोलॉजी में प्रोसेस बताया था, ये सपोज कीजिए डिजायर जीन है, क्या हो रहा है ऐसे? ये डिजायर जीन है ना? और डिजायर जीन के बाद ये वेक्टर है, ये वेक्टर का प्लाज्मिड है, और ये वो होस्ट है। देखो बायोटेक्नोलॉजी में क्या होता है, डिजायर जीन को मुझे इसमें पहुंचाना है, इसके लिए मुझे बीच में क्या चाहिए? वेक्टर। क्या चाहिए? वेक्टर। अभी तक हमने इतना सीखा कि हमने ये डिजायर जीन को निकाल के टेस्ट ट्यूब में अलग कर लिया। अब इस वेक्टर की भूमिका चाहिए मुझे,
किसकी भूमिका चाहिए? वेक्टर की। वेक्टर में मैं क्या बातें देखूं, वेक्टर कैसा होना चाहिए, किसे वेक्टर चुनूं, वेक्टर की क्या विशेषता होनी चाहिए? वो अपनी तेजी के साथ मल्टीपल कॉपियां बना सके, पहली विशेषता तो उसमें ये होनी चाहिए। दूसरी विशेषता ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए। नंबर 3, सिलेक्टेड मार्कर उसके पास होना चाहिए। नंबर 4, क्लोनिंग साइट उसके पास होनी चाहिए। ये कैरेक्टर मैं किसी वेक्टर में देखूंगा तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई ये वेक्टर के लायक है। और वेक्टर प्राय क्या होते हैं? प्लाज्मिड होते हैं। वेक्टर क्या होते हैं? प्राय प्लाज्मिड होते हैं। क्या होते हैं बच्चे? प्लाज्मिड। तो मुझे इसे इस पे चिपकाना है, इसके डीएनए पे चिपकाना है। इसके डीएनए पे चिपकाने के लिए मुझे क्या चाहिए? क्यों भाई, क्या चाहिए? लाइगेज चाहिए। क्या मैं इसे ऐसे ही चिपका दूं एक्स्ट्रा? पहले जहां चिपकाना है उस हिस्से में जगह बनाऊंगा ना इसके। जहां जिस हिस्से में मुझे इसे चिपकाना है उस हिस्से में जगह बनेगी कि नहीं? तो इसे भी क्या करना पड़ेगा? कट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक कट तो हमने इसमें लगाया था डिजायर जीन को लेने के लिए, एक कट यहाँ पे भी तो लगाना पड़ेगा क्या नहीं, इसे काटने के लिए? तो यहां पर क्या यूज करना पड़ेगा? कट। डीएनए का कट कैसे होता है? एंडोन्यूक्लियस तो 900 प्रकार के हैं, तो कौन सा इस्तेमाल करूं मैं? सेम वही एंडोन्यूक्लियोसिस होना चाहिए जिससे पहली पैलिंड्रोमिक सिंड्रोम पे काटा गया है ना? अब ये जो हमारा प्लाज्मिड है जिसपे हमें कट लगाना है, इस बच्चे ने बता दिया कि वही एंडोन्यूक्लियोस एंजाइम होना चाहिए। अब इसमें मार्कर भी होंगे, सिलेक्टेड मार्कर। इससे क्या मतलब है सिलेक्टेड मार्कर? मार्कर क्या होते हैं? ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से बता देते हैं कि कौन ट्रांसफॉर्म है, कौन ट्रांसफॉर्म नहीं है। इसकी पहचान करने के लिए सिलेक्टेड मार्कर होते हैं। हमारे पास बहुत सी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट होते हैं ये, है ना? कई एंटीबायोटिक है। अगर हम ई कोलाई में देखें, है ना, EBR 322 में देखें तो उसमें 2 साइट है, एक टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पिसिलिन। एक टेट्रासाइक्लिन और एक एम्पिसिलिन। क्लियर? अब वो जो एंजाइम है जिससे मैं इसे कट करूंगा, अब इसमें एक तरफ तो है क्लोनिंग साइट और दूसरी तरफ क्या होता है? मार्कर है, सेलेक्टेड मार्कर है। सपोज कीजिए ये क्लोनिंग साइट उसकी ये है जिससे मैं इसे काटूंगा, तो इसके साथ साथ ये जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट उसकी कैपेसिटी है वो भी तो खत्म हो जाएगी। तो ये डीएनए का टुकड़ा कट के अलग हो गया यहां से। अब मेरे पास प्लाज्मिड इस तरह का है, इस प्लाज्मिड में मैं ये जोड़ना है, तो इसमें मैंने क्या लॉस कर दिया? ये टुकड़ा जितने हिस्से में ये मौजूद था वो टेट्रासाइक्लिन के लिए क्या था? टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट क्या था? रेजिस्ट था। लेकिन अब वो हिस्सा तो चला गया, अब वो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्ट यानी टेट्रासाइक्लिन के अगर उसके सॉल्यूशन में डालूंगा तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। सेंसिटिव शो नहीं करेगा टेट्रासाइक्लिन के प्रति, एम्पिसिलिन के प्रति करेगा, एम्पिसिलिन के प्रति करेगा, एम्पिसिलिन के प्रति वो करेगा। ये बात कितने बच्चों को समझ में आई? एक ऐसा प्राणी जो 2 जहरों में से भी निकाल दूं मैं, जिंदा होके निकलेगा। एक जहर उसमें टेट्रासाइक्लिन, एक एम्पिसिलिन, यानी उसके अगेंस्ट उसमें प्रतिरोधक क्षमता है। लेकिन जब मैं उसके डीएनए को कट करके वो डिजायर जीन उस पर चिपकाना चाह रहा हूं, तो उस डिजायर जीन के चिपकाने की क्लोनिंग साइट वो है जो टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट मुझे प्रतिरोधक शक्ति देती थी। अब जब मैंने उसे
अब उसे चिपकाना है तो उसे काटना पड़ेगा। उसके काटते ही जो टेट्रासाइक्लिन वाली प्रतिरोधक साइट थी वो भी कट के क्या हो गई, अलग चेन, वो तो बाहर हो गई। अब वो केवल एम्पिसिलिन के प्रति विरुद्ध प्रतिरोधक रहा, रेजिस्ट रहा, टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्ट नहीं रहा। जबकि बाकी जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुए तो वो दोनों के वो दोनों के यस वो दोनों के प्रति हैं। तो हम उसे पहले एक सॉल्यूशन में गुजारेंगे। हमें पता लग गया कि यार ये वाला स्ट्रेन जो है टेट्रासाइक्लिन के सॉल्यूशन में क्या हो रहा है, मर रहा है। तो इट मीन्स वो क्या है, हमें बता रहा है ट्रांसफॉर्म हो गया, वो उसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, उसमें वो जीन चला गया, उसमें वो जीन चला गया, और जो नहीं हुआ उसमें वो जीन नहीं गया। क्लियर? यस तो ये मार्क कर दिया उसने, क्या कर दिया, मार्क कर दिया। क्लियर? उसके बाद फिर क्या करेंगे हम, जब हमें ट्रांसफॉर्म मिल गया, हमें ट्रांसफॉर्म रिकॉम्बिनेंट डीएनए मिल गया हमें, तो अब हम क्या करेंगे, इसे होस्ट में डालेंगे। अब इसके लिए होस्ट को तैयार करना पड़ेगा, होस्ट को कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं हम होस्ट को कॉम्पिटेंट, बताओ। होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बना सकते हैं, हैं? होस्ट को कॉम्पिटेंट कैसे बना सकते हैं, बताओ जल्दी बोलो। सर उसे इलेक्ट्रिक शॉक है इलेक्ट्रिक शॉक देके, वेरी गुड, वाह। इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देंगे उधर। हाँ, ये क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक शॉक आएगा, तुम इलेक्ट्रिक शॉक में टिक करोगे, तुम्हारा गलत हो जाएगा। आएगा तो, लेकिन 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 वो आंसर गलत होगा। सही क्या होगा, उसे थर्मल शॉक देंगे, ओके टेम्परेचर के शॉक देंगे, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं देंगे। किसके शॉक देंगे, थर्मल शॉक देंगे बेटा उसे। पहले उसे आइस में रखेंगे और फिर उसे कितने टेम्परेचर पे देंगे, 96 साला, 92 हैं? हाँ, अब आपने एक चीज बीच में आ गई है, रुको 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 रुको, बिल्कुल सही पॉइंट पे सही समय पे आपने याद दिला दी। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन से पहले हमें एम्प्लीफिकेशन करना पड़ेगा। जो वेक्टर है उसके अंदर जो हमारे ट्रांसफॉर्म जीन है उनकी संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। उनकी संख्या क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। कैसे बढ़ाएंगे, एम्पली देखिए, ये देखो, ये हमारा प्लाज्मिड ऐसा आ गया जो ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। अब इन ट्रांसफॉर्म वालों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने वेक्टर में कैरेक्टर ढूंढा था कि वो ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई हो सके। तो इनकी संख्या कैसे बढ़े, इसे कहते हैं एम्प्लीफिकेशन। यस सर क्या कहते हैं, कैसे होगा ये, पीसीआर साइकिल, पीसीआर पीसीआर क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। कैसे होता है ये बताओ। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये मेरा डीएनए है, क्या है, डीएनए है। अब इस डीएनए को क्या करना पड़ेगा, कॉपी बनाने के ही तो स्टेप में चल रहे हैं हम। कॉपी बनाने का पहला स्टेप क्या होगा, अलग अलग करना पड़ेगा। कैसे अलग करें इसे, टेम्परेचर कितना कितना टेम्परेचर, 92 94
डिग्री सेल्सियस पे से क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, दोनों डीएनए के दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो जाएंगे। इसे हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन। इसे हम क्या कहेंगे, डीनेचुरेशन। अब क्या करें, अब दो अलग अलग हो गए, लेकिन जब तक तो ये दो नहीं बनेंगे जब तक हम इसका एक कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्टैंड नहीं लाएंगे। तो उसके लिए क्या करें, कहां से शुरुआत करें, प्राइमर। क्या लाए, प्राइमर। क्या होते हैं भाई प्राइमर, व्हाट आर प्राइमर, किस उसका बेस बनाता है सर। ये ना कुछ वो होता है they are small DNA particle which is known as oligonucleotides। क्या कहते हैं इन्हें, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं, ओलिगोन्यूक्लियो। लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तुमने पढ़ा नहीं ध्यान से, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। प्राइमर्स क्या होते हैं, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है ये, है ना। और ये ओलिगोन्यूक्लियोटाइड है क्या वास्तव में। अब ओलिगोन्यूक्लियोटाइड मैंने बता दिया कि डीएनए के टुकड़े ये प्राइमर हैं जहां से शुरुआत होती है। अब डीएनए के सूत्र दूसरे डीएनए से कैसे जुड़ेंगे, इधर महिमा, क्या है ये, मतलब डीएनए के छोटे टुकड़े, और इन्हें क्या करना है, हमें जोड़ना है डीएनए के सूत्र के साथ। कैसे जुड़ेगा डीएनए, ये प्राइमर वहां कैसे जुड़ सकता है, एनिलिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, लेकिन जुड़ेगा कैसे, क्या अभी डीएनए पॉलीमरेज का काम आएगा। अभी पहले सुनो, पॉलीमरेज चाहिए यहाँ पर, देखो, हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने चाहिए किसके बीच में, न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में तभी तो जुड़ सकता है अगर इसके साथ जुड़ने वाला न्यूक्लियोटाइड इसके आगे वाला हो, जी है तो सी हो, ए है तो टी हो। तो यानी इस प्राइमर्स में वो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो इसके 3 डैश के पास, पैलिंड्रोमिक नहीं है ये, पैलिंड्रोमिक होने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, कुछ भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, उसके साथ जुड़ने वाला होना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लिया ये सी है, ये ए है, ये टी है, तो इसमें यहाँ पे जी होना चाहिए, यहाँ टी होना चाहिए, और यहाँ ए होना चाहिए, ठीक है नहीं। यानी जो उसका 3 सिरा है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने वाले नाइट्रोजन बेस होने चाहिए नहीं। और अब डीएनए पॉलीमरेज का काम है और इसे कहते हैं एनिलिंग। जब हम जोड़ रहे हैं, क्या टेम्परेचर 92 94 ही रहना चाहिए, टेम्परेचर हो जाएगा डाउन, कितना, 9, 60 कितना, 55 टू 65, 55 टू 65 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन हो गया। हाँ, अब ये बढ़ेगा, अब ये बढ़ना शुरू होगा, उसके बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी बढ़ने की, ये बढ़ता चला जाएगा, टेम्परेचर फिर बढ़ जाएगा इसका, अब हो जाएगा 74 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, अब एक डीएनए से 2 डीएनए बन गए। इस तरह से ये पीसीआर हमारा काम करेगा। और ये जो बढ़ाता है इसके लिए एक फार्मूला है 2 की पावर n, 2 की पावर n। जितनी बार भी प्रोसेस चलेगा उतनी ही उनकी संख्या n वहां पे पावर के रूप में लगा दी जाएगी। अगर आपने पीसीआर जो आपकी इंस्ट्रूमेंट है उसमें 30 पावर भर दी तो 2 की पावर 30 बिलियन आ जाएगा। इतने हमारे पास वेक्टर तैयार हो गए, है ना, वो डीएनए हमारा वेक्टर के रूप में तैयार। अब हम इसे क्या करेंगे, अब हम इसे क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। ट्रांसफॉर्म करने के लिए होस्ट चाहिए, होस्ट तो हमें पता है जिसमें हमें चाहिए। अब होस्ट के अंदर इसे कैसे डालें, होस्ट को कॉम्पिटेंट करना पड़ेगा। होस्ट में डालने के लिए होस्ट को क्या करना पड़ेगा, कॉम्पिटेंट बनाना पड़ेगा। कैसे बना सकते हैं कॉम्पिटेंट, 3 तरीके बताए थे मैंने इसके।
बोला ऐसे ही कुछ अब आएगा थर्मल शॉक, यस अब थर्मल शॉक आएगा, अब थर्मल शॉक। कैल्शियम आयन एंड थर्मल शॉक, आइस गरम 42, आइस 42 गरम, उससे उसकी सेल मेम्ब्रेन परमेबल हो जाएगी, सेल मेम्ब्रेन परमेबल हो जाएगी इस डीएनए को एंटर कराने के, ठीक है। हम डायरेक्ट न्यूक्लियस में भी भेज सकते हैं, किसके थ्रू, दो तरीके हैं, है ना। अगर एनिमल सेल है तो, एनिमल सेल है तो, एनिमल सेल है तो माइक्रो पिपेट, माइक्रो इंजेक्शन, माइक्रो पिपेट, है ना। डायरेक्ट जीन गन प्लांट सेल, जीन गन कहाँ आएगी, प्लांट सेल, है ना। जीन गन कहाँ आएगी, प्लांट। तो यहाँ पर तो हम माइक्रो पिपेट के द्वारा या माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा उसे न्यूक्लियस में भेज देंगे, ठीक है। वो न्यूक्लियस में भेज दिया, या किसका सहारा कर लेंगे हम, किसका सहारा लेंगे हम, गन का, अगर प्लांट है तो जीन गन, प्लेटिनम कोटेड, गोल्ड कोटेड, है ना। उसके ऊपर हमारा मटेरियल और उसे बौछार कर देंगे जिस प्लांट सेल के ऊपर हमें डालना है। अब होस्ट सेल के अंदर हमारा चला गया, अब क्या करें। सर वो रीजन कौन सा होगा जहाँ पे हम गन चलाएंगे, कोई से भी हो वो रीजन, कौन सा जब हम गन का सहारा ले रहे हैं तो गन तो चारों तरफ से काम करेगी, मतलब स्टेप में भी कहीं भी नहीं चलाऊंगा। वो सार हमने कहा बम्बार्ड करेंगे, वो चारों तरफ पड़ेंगे उसके, ओके सर चारों तरफ जाएंगे उसके, ठीक है ना। तो बम्बार्ड करने का मतलब कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं है, बम्बार्ड करें, है ना। हाँ, बम्बार्ड करें। चलिए, अब होस्ट सेल के अंदर हमारा वो जीन चला गया, अब हम क्या करें, अब हमें इसे एक्सप्रेस कराना है, अब असली काम आया, यस सर अब हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे। अब इग्नोर अब यहाँ पर करने के लिए हम बायोरिएक्टर का सहारा लेंगे, किसका सहारा लेंगे, बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर में एक एनवायरमेंट दिया जाएगा। बायोरिएक्टर में क्या क्या चीजें मेंटेन करके रखी जाती है, नंबर 1 ऑक्सीजन, नंबर 2 पीएच, नंबर 2 फोम, फोम बूस्टिंग को कंट्रोल किया जाता है, नंबर 4 ऑक्सीजन बबल्स में आ गया, नंबर 5 टेम्परेचर, नंबर 6 उसे स्टेलाइज रखेंगे, 6 बताए थे ना मैंने, तो नंबर 6 पे उसे स्टेलाइज करके रखेंगे। और हम ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो प्रोटीन ले लेंगे और उसके बाद चलेंगे हम डाउन स्ट्रीम प्रोसेस। महिमा, डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में हम क्या क्या काम करेंगे, पैकेजिंग आ जाएगी शुरू में ही, पहले उसको ना नीचे मतलब पहले उसे आइसोलेट करेंगे, उसमें से इम्प्यूरिटीज को अलग करेंगे, प्यूरिफिकेशन, फिर हैं? क्या करेंगे, इम्प्योरिटी हट गई, दूसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे इम्प्योरिटी हट गई, और क्या करेंगे, नहीं, अगर वो कोई मेडिसिन है तो क्लिनिकल ट्रायल पे भेजेंगे, क्लिनिकल ट्रायल, क्वालिटी कंट्रोल, प्रिजर्वेटिव एंड देन पैकेजिंग, और तब वो मार्केट में आए, तब वो चीज मार्केट में आए। क्लियर। तो ये पूरा का पूरा रिवाइज हो गया 2 बार। अब कोई बच्चा ये ना कह दे कि बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन हमसे नहीं निकल रहे, प्रिंसिपल एंड प्रोसेस के क्वेश्चन नहीं निकल रहे हैं। मैंने हर एक प्रश्न को काफी बार करा दिया, इसे है ना, दोहराया है कई बार, और अब आप हैं, याद हो गया, अच्छी तरह आप लोगों के याद हो गया होगा, ठीक है। अब मैं समझता हूँ इसमें कोई आपकी गुंजाइश नहीं रही होगी, या रह गई। तो बच्चों आज इतना ही है, ये रिवीजन हो गया और सबको बहुत अच्छा तैयार हो गया होगा। अब इससे डर नहीं लगेगा आपको इस लेसन से कि है क्या ये, ठीक है। इसका यही होता है, डर जिससे लगे उसे 2-3 बार दोहरा लो, अभी नहीं आया भाई, जो भी डर लगे उसे 2-3 बार दोहरा लो। अभी आप अमरीश सर आपकी क्लास लेंगे, बताएंगे आपको